जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजन जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल मणिपुर को लेकर मैंने लंबी बातचीत आपके साथ की और व्यूअर्स ने उन वीडियो को काफी पसंद भी किया। लेकिन हाल ही में हम देख रहे हैं कि बात लोगों के साथ साथ नेताओं के बीच भी पहुंच रही है। जिस प्रकार से मणिपुर और मिजोरम के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं और एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं कि अच्छे पड़ोसी बनकर रहना सीखिए। एक वो सीएम जिनके पूरे स्टेट में क्या कहें कि 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया, वो हिंसा फैली हुई है, उस पर लगाम नहीं लगा पाए हैं। दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री जो अमेरिका में जाकर कहते हैं कि हमें 3-3 हुकूमत के अंदर रहना पड़ रहा है, यानी कि क्रिश्चियंस को। सर इसका और क्यों ये हो रहा है? राजीव जी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पहले तो हम एक ज्योग्राफिकल हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस एरिया की। और अगर आप इस ज्योग्राफी को, अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि मिजोरम और मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल, ये 4 स्टेट्स हैं जो म्यांमार बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं जी। और 1640 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, जिसमें तकरीबन मिजोरम 400 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो ये जो अगर आप देखें तो किस टाइप के लोग यहाँ बसे हुए हैं जी। एथनिसिटी की बात हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम मिजोरम और मणिपुर का कोई कनेक्शन एक दूसरे के साथ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एथनिक पॉपुलेशन जो है मिजोरम की, वो 95% ऑलमोस्ट। अब नागालैंड की पहले मैं बात करता हूँ। नागालैंड की 95% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। और मिजोरम की अगर मैं बात करता हूँ तो मिजोरम में कुकीजो कम्युनिटी जो है वो एक प्रीडोमिनेंट है। वहाँ पे मेजॉरिटी कुकीजो की है और इसीलिए वो जो सहानुभूति रखते हैं वो मणिपुर के जो कुकीजो कम्युनिटी है उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। तो अगर हम इस लिंक को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें तो हमको समझ आ जाएगा कि मिजोरम का चीफ मिनिस्टर ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है, क्योंकि वो अपने कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा है, वो अपने इलेक्टोरेट को एड्रेस कर रहा है, वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आज वो अगर चुप रहेगा तो आने वाले वक्त में ऑपोजिशन जो भी है मिजोरम का वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। इसलिए वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप मान के चलिए कि ये एक मौके का इसको फायदा उठा के आज जो मणिपुर में हो रहा है जी, आप मिजोरम की स्टेटमेंट्स आप सुनेंगे। दूसरा एक चीज और है, ये हम जब इसकी प्रॉब्लम की बात करते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसकी जड़ क्या है, इसकी दोनों पहलू हैं। इसका इंटरनल रीजंस भी हैं और एक्सटर्नल रीजंस भी हैं। और अगर आप एक्सटर्नल रीजंस में दें तो आपकी मैं नज़र कुछ 5-6 दिन पुरानी ये रिपोर्ट पे लेके जाऊंगा, जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए की एक रिपोर्ट है, जो मैंने जिसका जिक्र मैंने ओपन मीडिया में देखा है। उसमें एक ये पैराग्राफ है या एक डिटेल है जो ये मेंशन करती है कि सोलोबा करके एक है, रेजिडेंट है मिजोरम का, जो मणिपुर में हथियार सप्लाई कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है मणिपुर में, इसका लिंक मिजोरम में है, क्योंकि मिजोरम से
आपकी पूरी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, आपके आर्म्स और एमुनिशन आपके स्मगल हो रहे हैं मणिपुर में, इस प्रॉब्लम को और पेचीदा बनाने के लिए और गवर्नमेंट को और भी मुश्किलात का सामना कराने के लिए। अब जी आप देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, इसके 2-3 लेयर्स हैं। अगर हम इसको लेयर्स की बात करते हैं, ये एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लेयर्ड प्रॉब्लम है जिसमें ड्रग्स और ओपियम कल्टीवेशन एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करते हैं। जी दूसरा, आर्म्स और एमुनिशन की जो लॉबी है, जहां से ये खरीद फरोख्त हो रही है, अब इसमें बहुत पैसा है। अगर आप ड्रग्स की बात करें तो गोल्डन ट्रायंगल की भी बात करेंगे, जो बिल्कुल आप सर। थाईलैंड से होके यहाँ तक आता है। तो आप आर्म्स एंड एमुनिशन की लॉबी की भी बात करेंगे। तो जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ये कोशिश ये रहेगी कि जो ये भारत की ताकतें हैं, वो इतना पैसा है इसमें, आर्म्स में और ड्रग्स में, कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा अलाइव रखेंगे। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 1643 किलोमीटर्स का जो ये बॉर्डर है, जी जो ये 4 स्टेट से लगा हुआ है, इस बॉर्डर में ये एक ओपन बॉर्डर है। ओके और सर। अगर आप बीएसएफ के, अभी मैं एक आईजी साहब को सुन रहा था बीएसएफ के, वो बता रहे थे कि हमारी जो तैनाती है बॉर्डर पे, वो और एक हिल से लेके दूसरे हिल में हमने अपने आउटपोस्ट लगा रखे। बीच में जो 15-20 किलोमीटर का गैप है, जी वहां पे कोई फौज नहीं है, कोई बीएसएफ नहीं है, और ओके। वहां पे कोई भी इस प्रकार की आपको सुपरविजन या इस प्रकार का चेक नहीं है कि बाहर के लोग आपको अंदर अगर आना उसको चाहेंगे म्यांमार से, तो आप उसको रोक पाएंगे। तो ओके। मेरा ये मानना है आपके व्यूज को बताने के लिए कि इस बॉर्डर्स में काफी गैप्स हैं, और इस गैप्स की वजह से आप देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन आराम से होती है, जिसमें हथियार भी आ रहे हैं मणिपुर में। आपने देखा MI-16 जैसे जी वेपन्स, आपने देखा स्नाइपर राइफल्स, अमेरिकन मेक की भी हैं और चाइना की भी हैं। तो ये सारे हथियार अंदर आ रहे हैं और ये प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर कोई भी सिविल सोसाइटी को अगर आपने आर्म कर दिया, बिल्कुल तो सर। बिल्कुल। वो एक डेंजरस है। अगर आप इंसर्जेंसी का, अगर आप पीछे भी जाएं इंसर्जेंसीज में, तो आप देखेंगे कि इंसर्जेंसी तभी पैदा होती है जब सिविल सोसाइटी के पास हथियार आ जाते हैं। एग्री तो सर। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, हम ये जो एथनिक क्लैशेस की बात करते हैं और जो हम ये बात करते हैं कि आपस में इतना हेट्रेड है, एक दूसरे के साथ हेट है, इतनी नफरत है एक कौम की दूसरे कौम के साथ। और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ कुकी, मेती और नागास का। जी अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाए, आपको मैं इसको क्यों हिस्ट्री पे लेके जा रहा हूँ, आपको मैं एक चीज का मैं आपको उदाहरण या एनालिसिस अपना करना चाहता हूँ। 1992 में नागा और कुकीज के बीच में क्लैश हुआ था। अच्छा, ओके। उसमें मेथीज इन्वॉल्व नहीं थे, और ये जो क्लैश है 6 साल तक चला था। लाखों लोग बेघर हुए थे, हजारों लोगों की जानें गई थी। 1993 में मेती और पंगाल के बीच में लड़ाई हुई थी। ओके। 1997 में कुकीज और पेतेस के बीच में क्लैश हुआ था। तो हम ये पहली बार देख रहे हैं कि इस बार 2023 से अगर आप इसको इसको पीरियड अगर ले, तो ऑलमोस्ट साल 1.5 साल का वक्त डेढ़ गुजर गया। साल 1.5 साल। अब हम देख रहे हैं कि मैथीज और कुकीज में पहली बार क्लैश हो रहा है। तो
एक तो मैंने आपको एक्सटर्नल आपको रीजंस बताए कि बाहर की जो ताकतें चाहती हैं कि ये लड़ाई जी। ये लोग लड़ते रहे, और दूसरा है कि अगर आप दोनों को देखें तो एक जो कौम है वो वैली में रहती है, जी। प्रीडोमिनेंट 90% जो आपके मेथीज हैं वो आपके वैली में सेटल है, और आपके 90 से 80% जो आपके कुकीज हैं वो आपके हिल्स में सेटल है। तो ओके। आपस में डिस्पैरिटी है, एक डिफरेंस है। अब जब हमने देखा कि आमतौर पे मणिपुर में एक मैती की गवर्नमेंट आती है, क्योंकि जो इनकी सीट्स का भी इश्यूज हैं। जी। विभाजन है, 60 सीट्स हैं असेंबली में, 40 वैली में है और 20 हिल्स में है। तो हमने, और दूसरी एक चीज और आप देखिए, ये जो क्लैश है अभी हम 2023 में देख रहे हैं, इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे मणिपुर में, आप देखिए कि बीजेपी में 7 कुकी एमएलए भी इलेक्ट हुए थे बिल्कुल सर। बीजेपी के पार्टी। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक बीजेपी को अगर आप मेथी डोमिनेटेड पार्टी मानते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कुकी एमएलए भी उस पार्टी में शामिल थे, और बिल्कुल। चूरा चांदपुर जैसी जगह में भी बीजेपी को काफी सपोर्ट मिला था, जी। जो एक कुकी डोमिनेटेड एरिया है। तो इसीलिए ये कुकी एमएलए जीते हैं वहां से। तो ठीक सर। मैं ये इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, बिकॉज यो हम आपके चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं, बाकी चैनल्स पर डिस्कस कर सकते हैं, बट मेन मुद्दा क्या है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। और इसको मेरा ये मतलब है कि अगर इस प्रॉब्लम को आपने रिजॉल्व करना है तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है जी। दोनों कौमों के बीच में, इसको दूर करना पड़ेगा। कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स जो मेथी के हैं और कुकीज के हैं, इनको हमको सामने लेके आना पड़ेगा। हमको इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन ऐसे ये जो लीडर्स हैं, और फिर इनको टेबल पे इसको बैठना पड़ेगा दोनों लीडर्स को। और ये मसला ऐसा नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता है जी। राजेश जी। मेरा ये मानना है कि दुनिया में ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकती। बिल्कुल सर। इसको बातचीत की जरूरत है, लाना पड़ेगा इन दोनों को साथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसके एक कैटलिस्ट हो सकते हैं, जरिया हो सकते हैं इस बातचीत कराने के लिए। और मुझे लगता है कि ये जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जी। अब बस एक पॉइंट और, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से चीजों को समझाया है। जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं उसमें एक चर्चा और आ रही है कि मणिपुर से असम राइफल को हटाकर कमान जो है बीएसएफ के हाथों में देनी चाहिए। लोग असम राइफल पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। खासकर मतई जो हैं वो तैयार नहीं है असम राइफल को लेकर, उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि खुलकर की असम राइफल को यहां से हटाइए, इसकी जगह बीएसएफ को तैनात करिए, उसके बाद हालात सुधर सकते हैं। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि अगर इस प्रकार से मूवमेंट हो रही है, इस प्रकार से आतंकी चाहे वो कुकी के हैं, मतई के हैं, वो घूम रहे हैं हथियार लेकर, लोगों पे हमला हो रहा है, तो किसी की तो जवाबदेही बनती है सर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो असम राइफल की है, नॉर्थ ईस्ट की। देखिए राजेश जी, अभी मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि असम राइफल्स का क्या रोल है, असम राइफल ने अपना रोल सही तरीके से किया है, इसको नहीं किया है, इसको, या असम राइफल्स वहाँ पे जो अपना ट्रस्ट, अपना क्यों असम राइफल ने एक्चुअली खो दिया मेथी का ट्रस्ट, तो ये एक बात का डिबेट रहेगा। इसको, बट इस प्रॉब्लम को अगर हमको अभी रिजॉल्व करना है, ये बात सही है कि असम राइफल्स को, इसको वहाँ से हमको इसको मूव करना पड़ेगा और हमको फौज को लेके आना पड़ेगा। अभी इसको बीएसएफ का वहां पे ऐसा कोई रोल नहीं है। इसको मुझे लगता है कि अभी एक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पूरे एरिया में लग जाना चाहिए, इसको जी। फर्स्ट स्टेप। और चाहे वो हिल का एरिया हो, चाहे वो वैली का एरिया हो, वहां पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगना चाहिए।
और वहां पे फौज को पहुंचना चाहिए। और पहला एक्शन होना चाहिए, ये जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जितने भी ये ग्रुप्स हैं जिनके पास हथियार हैं, जी आज इस फौज के पास ये मैंडेट होनी चाहिए कि आप इनको सरेंडर करवाएं। और अगर सरेंडर ये लोग नहीं करते हैं तो इट हैज टू बी अ मिलिट्री एक्शन, इट हैज टू बी अ फोर्स्ड एक्शन, और आपको इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर ये इस कुलातर के भूत बातों से नहीं मानते हैं तो उस टाइप की सिचुएशन आपको लानी पड़ेगी। और कोई, मुझे लगता नहीं है गवर्नमेंट के पास अभी कोई भी ऐसा कोई विकल्प है। और अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में चीजें और आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, गवर्नमेंट के हाथों से चीजें और निकलेंगी। लेकिन शुक्रिया सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने मणिपुर पर बात रखी। कोशिश यही है कि मणिपुर में शांति आए। हम सब यही चाहते हैं कि नगा हो, कुकी हो, मैतेई हो, वो एक साथ बैठे, आपस में सौहार्द से रहें, अच्छे से रहें, अच्छे से देश की तरक्की में सहयोग करें। थैंक यू सर, जय हिंद। समय देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय राजेश।